पर्सपेक्टिव चल रहा था ना। सब लोग बोले। यस सर। पर्सपेक्टिव में 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव बता दिया गया था, है ना। फोरग्राउंड बैकग्राउंड बताया गया था, याद आ रहा है। यस सर। जब तक इससे रिलेटेड आप लोग काम नहीं करेंगे कुछ नहीं याद आएगा। तो अब आगे हम बताने जा रहे हैं। एक बार फिर से बैकग्राउंड फोरग्राउंड और मिडिल ग्राउंड बता देंगे, फिर एबव द आई लेवल, जिसको हम लोग आई लेवल बोलते हैं, वो आई लेवल हम बताएंगे। चलिए, तो ड्राइंग में सबसे पहले हम ये बताए होंगे कि एक आंख है और ये जब किसी ऑब्जेक्ट को देखता है तो सबसे पहले उसको दिखेगा फोरग्राउंड। जैसे फोरग्राउंड ये आदमी है, उसके बाद जस्ट इस आदमी के बाद से एक दिखेगा घर, मतलब कुछ भी दिख सकता है लेकिन हम यहाँ पे एक एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। फिर उसके बाद से एक दिखेगा ट्री, ट्री के बाद से क्या दिखेगा, क्लाउड, क्लाउड के बाद से दिखेगा माउंट, माउंट के बाद से स्काई। तो इसमें जिसको याद होगा वो बताएगा, इसमें फोरग्राउंड कौन सा पार्ट कहलाएगा, बताइए लोग। फोरग्राउंड इसमें कौन सा पार्ट कहलाएगा। नहीं पता ये भी बोलिए कि नहीं पता है। मेरी आवाज आ रही है। यस सर। तो इसमें फोरग्राउंड कौन कहलाएगा। सर याद नहीं है। अच्छा, और लोग बताएगा फोरग्राउंड कौन सा पार्ट कहलाएगा। चलिए फिर से बता दे रहे हैं। फोरग्राउंड मतलब होता है आगे का पार्ट, ठीक है। उसी तरह बीजी यानी बैकग्राउंड, बैकग्राउंड मतलब होता है पीछे का पार्ट। और उसके बाद से आता है एमजी यानी कि मिडिल ग्राउंड, मिडिल ग्राउंड मतलब मध्य का पार्ट, मध्य का भाग। तो जो सबसे आगे का पोर्शन होता है उसको हम बोलेंगे फोरग्राउंड, और वो जो सबसे लास्ट का होता है उसको बोलेंगे, ये लास्ट जो होता है इसको बोलेंगे बैकग्राउंड, और इन दोनों के बीच का जो पार्ट होगा उसको बोलेंगे मिडिल ग्राउंड। समझ में आया। तो जो सबसे आगे आप लोग के पार्ट दिखेगा, जो सबसे पहले दिख रहा है उसको हम फोरग्राउंड बोलेंगे, जो सबसे अंत में दिखेगा उसको बैकग्राउंड बोलेंगे, और जो दोनों के बीच में है यानी कि जो फोरग्राउंड है और जो बैकग्राउंड है दोनों के बीच में जो है उसको बोलेंगे मिडिल ग्राउंड। तो इस पोर्शन को कहां से देखा जा रहा है, तो इधर से देखा जा रहा है। अगर इसी पोर्शन को उठाकर हम ऐसे देखेंगे, मतलब जहां पे मेरी आंखें हैं उस साइड से देखेंगे, तो ये कैसे बनेगा। तो सबसे पहले बनाएंगे ये व्यक्ति को, ये हो गया, ये फोरग्राउंड का पार्ट हो गया। अब इसके बाद से जो जगह बचेगा उसके लिए बनाएंगे घर, जो जगह बचेगा उसी के लिए। उसके बाद से बनाएंगे पेड़, तो जितना जगह बचेगा उतना ही पेड़ के लिए बनाएंगे। फिर बचता है जितना जगह उसमें क्लाउड बना देंगे, फिर जितना जगह बचता है उसमें बना देंगे माउंट, फिर लास्ट में स्काई बना देंगे। और समझ में आया फोरग्राउंड और मिडिल ग्राउंड और बैकग्राउंड, बताइए लोग। यस सर। पिछले क्लास का लिंक भी भेजे होंगे तो उसमें भी आप लोग देख लीजिएगा, पर्सपेक्टिव जिसमें हम बताए थे।
तो जब भी हम ड्राइंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले फोरग्राउंड बनाते हैं और सबसे अंत में बैकग्राउंड बनाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना होगा। बैकग्राउंड से हम इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि बार बार मिटाना पड़ेगा और एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट हमको बनाना पड़ेगा, जो गलत तरीका है। इसलिए फोरग्राउंड से ड्राइंग किया जाता है, बैकग्राउंड से नहीं। तो चलिए, ये हो गया फोरग्राउंड और बैकग्राउंड। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है? ये पिछले क्लास का ही है, बस थोड़ा सा रिकॉल हम करा दिए, क्योंकि बिना इसको समझे हुए आगे आप नहीं समझ सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़े? यस सर। चलिए, इसके आगे आता है आई लेवल। सर 1 पॉइंट 2 पॉइंट और 3 पॉइंट एक बार बता दीजिएगा। पिछले क्लास का वीडियो है, पहले उसमें देख लेना, लास्ट में बताएंगे, ठीक है? ओके सर। आई लेवल, ठीक है। आई लेवल क्या होता है ना कि जैसे हम खड़े हैं या बैठे हैं तो हमारे आंखों के सामने जो ऑब्जेक्ट होगा उसको बोलेंगे आई लेवल। जैसे कोई भी फोटो फ्रेम वगैरह कुछ भी होता है जो दीवार पे हैंग करते हैं, तो वो अपने आई लेवल पे हैंग करते हैं, ताकि ना ही अपना नजर ऊपर ज्यादा उठाने की जरूरत पड़े और ना ही नजर अपना नीचे रखने की जरूरत पड़े। तो यहां पे हम फिर एक बार एक आंख बना लेते हैं, ठीक है? एक आंख बना लिए। अब इस आंख के सामने एक रखते हैं एप्पल, या एक रखते हैं संतरा या नींबू। तो ये ऐसे दिखेगा। तो ये हो जाएगा आई लेवल। अब इसी संतरा और ये एप्पल और ये नींबू को हम दो हिस्सों में काट दे रहे हैं, और एक हिस्से को हम ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं और एक हिस्से को हम नीचे की तरफ ले जा रहे हैं। तो जैसे ये हिस्सा ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो ये हिस्सा ऐसे दिखेगा। दिखेगा ना ऐसे? यस सर। ये ऊपर जैसे जाएगा तो ये नीचे का ऑब्जेक्ट दिखेगा, इसका पेंदी जिसको बोलते हैं, ये पेंदी दिखेगा। दिखेगा ना? तो ये हो जाएगा एबव द आई लेवल, ऊपर की तरफ हम देख रहे हैं, एबव द आई लेवल। अब जस्ट इसको नीचे की तरफ जब लाएंगे तो नीचे का हिस्सा ऐसे दिखेगा। दिखेगा? तो ये हो जाएगा बिलो द आई लेवल। हम जो पीडीएफ दिए हैं ग्रुप में, उसमें सब चीज ये समझाया हुआ है, बस इसको आज समझना था। बिलो द आई लेवल मतलब जहां पे मेरा आंख है उस आंख से नीचे की तरफ जो नजर करते हैं वो लेवल बिलो द आई लेवल हो जाएगा, और जहां मेरा आंख है उस आंख से, माने उस दृष्टि से ऊपर की तरफ जब नजर करेंगे तो ये हो जाएगा एबव द आई लेवल। इसके अलावा दो व्यू और होते हैं। यदि कोई व्यक्ति एकदम नीचे की तरफ देख रहा है तो इसको बोलेंगे बर्ड आई व्यू। बर्ड आई व्यू क्यों बोलते हैं? जैसे मान के चलो कि आप सभी कोई मतलब आप छत पे अपने गए और छत से क्या गए, आप सोचिए कि आसमान में उड़ रहे हैं या एरोप्लेन पे चढ़ गए या फिर उससे कोई और बड़ी ऊंची बिल्डिंग पे चढ़ गए। जब ऊपर से किसी ऑब्जेक्ट को आप देखेंगे तो किसी भी ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू दिखेगा। जैसे मान के चलिए ये छत है, ये छत ऐसे दिखेगा, तो ये हो जाएगा बर्ड आई व्यू। अब इसी छत को आप डायरेक्ट सीधा ना देके थोड़ा सा तिरछा वगैरह देखिएगा तो यही छत का बिल्डिंग आपका ऐसे दिखेगा। ठीक है? ये आपका छत का जो दीवार होता है वो ऐसे दिखेगा। छत में जो विंडो है ये ऐसे दिखेंगे। तो ये हो जाएगा बर्ड आई व्यू। अब जैसे हम मान के चले एक एग्जांपल, अगर इस चीज को हम देख रहे हैं और ऊपर से ऐसे देख रहे हैं तो ये हो जाएगा बर्ड आई व्यू।
ठीक इसके ऑपोजिट, अगर ये जैसे आंख ये नीचे की तरफ देख रहे थे जमीन की तरफ, तो ये बर्ड आई व्यू हो जाएगा। अगर कोई नीचे सरफेस से आसमान की तरफ देखे तो उसको बोलेंगे बॉटम या आंट या वार्म व्यू। नीचे से जब ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये तीन तरह के नाम है, बॉटम व्यू, आंट व्यू, वार्म व्यू। बॉटम मतलब किसी भी सरफेस का पेंदी को बोलते हैं, जैसे लोटा के अंदर नीचे का जो पेंदी होता है, ग्लास के नीचे का जो पेंदी होता है, किसी ऑब्जेक्ट का नीचे का जो सरफेस होता है उसको बोलते हैं बॉटम। बॉटम मतलब आधार, बेस। आंट मतलब जैसे यहाँ चिड़िया का कंपेयर किया गया था, वहां पे यहाँ पे आंट चींटी का कंपेयर किया गया था। तो चींटी जब ऊपर नीचे से ऊपर देखेगी तो वो आंट व्यू कहलाएगा। वार्म व्यू कहलाता है। वार्म मतलब जमीन होता है, ठीक है, जमीन से हम बैठ रख के ऊपर देखते हैं तो वो होता है वार्म व्यू। चलिए, तो इतना सी समझ में आ गया। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, कोई बताएगा? कोई बताएगा कि नहीं बताएगा? आगे बढ़े। इसका एग्जाम्पल हम बता देते हैं। अगर आप छत पे सोएंगे तो जो तारे को आप देखेंगे तो वो हो जाएगा वार्म व्यू, आंट व्यू या बॉटम व्यू। अगर आप जमीन पे या फिर अपने घर के अंदर बेड पे सोए हुए हैं और ऊपर अपने फ्लोर को, ये रूफ को देख रहे हैं, छत को देख रहे हैं, तो वो हो जाएगा वार्म व्यू। या पंखे को देख रहे हैं नीचे सो के, तो वो हो जाएगा वार्म व्यू। तो ये हो गए आई लेवल। आई लेवल लगभग 5 तरह के होते हैं। 3 तरह के आपको बुक में मिल जाएंगे, लेकिन ये 2 तरह का बुक में जल्दी नहीं मिलता है। तो इससे रिलेटेड हम ग्रुप में ड्राइंग दे देंगे। ड्राइंग नहीं मिलता है तो आप लोग ड्राइंग के लिए बोलेंगे भी कि ग्रुप में सर ड्राइंग भेजिए, और उसको आप लोग बनाइएगा। वैसे जितने भी पीडीएफ दिए हैं सब में ये चीज दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो सारा बना लेना है। ये अभी बुक का ही हम बता रहे हैं, उसमें आई लेवल होगा एक चैप्टर, या व्यू पॉइंट नाम से चैप्टर होगा, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। अब फिर आते हैं एक और पर्सपेक्टिव में, जिसको एरियल पर्सपेक्टिव बोलते हैं। पिछले क्लास में बता चुके हैं एरियल पर्सपेक्टिव है क्या, फिर हम बता रहे हैं एरियल पर्सपेक्टिव। तो पर्सपेक्टिव में आप समझे थे, स्मृति फिर से ध्यान देना। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। 1 पॉइंट के लिए क्या था कि एक पॉइंट था, एक पॉइंट से बहुत सारे लाइंस निकल रहे हैं, और उस लाइन के हेल्प से हमको जो भी ऑब्जेक्ट बनाने हैं, इसी लाइन के हेल्प से हमको बनाने हैं। तो ये हो जाएगा 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। लेकिन 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में क्या हो रहा था कि 2 पॉइंट से लाइन निकलते थे। जैसे एक पॉइंट ये ले लिए, एक पॉइंट ये ले लिए। अब 2 पॉइंट से पॉइंट निकल रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग ये बनेगा, एक यहाँ ले लिए, एक यहाँ ले लिए, एक ये ले लिए, ये हमको एक शेप मिल गया। फिर जस्ट इसके नीचे हम बढ़ा देंगे 90 डिग्री पे, फिर इसको मिला देंगे, तो ये हो जाएगा बॉक्स। ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव हो जाएगा। अब 3 पॉइंट की बारी आती है। स्मृति समझ में आ रहा है ना? यस सर। हाँ, इसमें देखो थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया इसमें। अब गड़बड़ी क्या हो रहा है, देखो, जब ऊपर का तो लाइन सही है, लेकिन नीचे का लाइन गड़बड़ हो गया, गलत हो गया, हमसे गलत बन गया है। क्योंकि नीचे का भी लाइन अगर उसको आगे हम लेके जाएं तो इस पॉइंट में जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हम इधर करेंगे, ये हम इधर करेंगे, ऐसे यहां हम बनाते हैं। कितनी गड़बड़ बना दिए। सबसे पहले एक क्रॉस ले लिए, फिर एक इधर से क्रॉस ले लिए, इधर ऐसे लिए ताकि ये जगह नीचे बचे। फिर एक और क्रॉस लिए थोड़ा लंबा, फिर एक और क्रॉस लिए। अब ये हिस्सा हो गया, इसको हम थोड़ा सा कलर कर दे रहे हैं। एक ये हिस्सा हो गया, इसके बीच का एक सेंटर हो गया, और यहाँ पे एक हो गया, और यहाँ पे एक हो गया। आपको समझ में आ रहा है?
इसमें गड़बड़ क्या हुआ था कि इस लाइन को अगर हम आगे बढ़ाते ना तो इस पॉइंट में नहीं मिल रहा था, तो वो मेरा गड़बड़ था, गलत हो गया था। लेकिन सही यही तरीका है, तो पहले हम लाइन की ही हेल्प ले लेंगे, फिर ये मेरा ऑटोमेटिक बॉक्स बन जाएगा। ये हो गया 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में क्या होगा कि एक तो हम ऐसे बना लिए 2 पॉइंट के लिए, एक यहाँ पॉइंट हम दे दिए। चलिए एक पॉइंट तो बना लिए, लेकिन हाँ अब एक और यहाँ के लिए पॉइंट बना लेंगे जो यहाँ पे था। अब एक बॉक्स बना दिए, ऊपर का बॉक्स पहले हम बना दे रहे हैं सरफेस। अब ये जो नीचे का पोर्शन है इसको भी हमको क्या करना है कि यहाँ इस पॉइंट में मिलाना है। तो इस लाइन को ले लेंगे, इस पॉइंट को लेके इस पॉइंट में मिला देंगे, इस पॉइंट को लेके इस पॉइंट में मिला देंगे, और ये हो जाएगा ऐसे। तो पहले वाले में क्या था कि ये थोड़ा सा मोटा था, एकदम बराबर जा रहा था, लेकिन इस वाले में क्या है, मोटा नहीं है, पतला गया है। इसको थोड़ा ऐसे कलर कर दे रहे हैं ताकि पता चलेगा। चलिए अब समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं? अरे सब कोई बोले, सिर्फ सुन रहा है लोग। यस सर। यस सर। स्मृति समझ में आ रहा है तुमको? यस सर। गड़बड़ी देखो क्या होगा ना कि लाइन जब सीधा नहीं रहेगा ना तो गड़बड़ी होगा। जैसे हमें लाइन यहां से लाए और ऐसे मोड़ दिए तो गलत हो गया, लाइन ऐसे लाए और ऐसे मोड़ दिए, ये गड़बड़ जाएगा। लाइन हमेशा सीधा होना है। तो ये 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट समझ में आ गया। अब आएंगे इसी में एरियल पर्सपेक्टिव में। तो एरियल पर्सपेक्टिव में क्या होगा कि हम पहले जैसे कि लीनियर पर्सपेक्टिव में क्या होता था, ये इसको लीनियर पर्सपेक्टिव बोलेंगे, लीनियर जिसमें रेखा का हेल्प लिया जाता था। लेकिन एरियल पर्सपेक्टिव में हम रेखा का हेल्प नहीं लेंगे, हम डायरेक्ट ड्राइंग करेंगे। तो जितने भी आप लैंडस्केप देखते हैं ये सारे क्या कहलाएंगे, एरियल पर्सपेक्टिव कहलाएंगे। ये सब एरियल पर्सपेक्टिव कहलाएगा, ये सारे एरियल पर्सपेक्टिव कहलाएंगे, क्योंकि इसमें कोई रूल्स नहीं है। रूल मतलब इसमें लाइन का कोई हेल्प नहीं है। एरियल पर्सपेक्टिव में क्या होता है ना कि अनगिनत पॉइंट हो सकते हैं, इसलिए इसको एरियल पर्सपेक्टिव में भी रखा गया है। जैसे अगर बात करें तो यहाँ पे एक पॉइंट हो सकता है, इस नदी का, इस पेड़ का एक पॉइंट हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब फिर माउंट का पॉइंट नहीं हो पाएगा। अगर सन बन रहा है तो इसका पॉइंट नहीं हो पाएगा। यानी कि कुछ कुछ के पॉइंट हो जाएंगे तो कुछ कुछ के पॉइंट नहीं होंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड हम ड्राइंग देंगे। वैसे पीडीएफ में एक ड्राइंग है, आप लोग बनाए नहीं है। हम थोड़ा सिलेबस को आगे भी लेके जाएंगे। फोर्स फ्री हैंड बताए थे, बताइए लोग। फोर्स और फ्री हैंड बताए थे पिछले क्लास में। नहीं बताए थे कि बताए थे? आप लोग क्लास कर रहे हैं तो प्रिपेयर्ड होकर फिर आइए, ऐसे नहीं कि संडे है तो बस क्लास कर लेना है। चलिए बता दे रहे हैं फोर्स और फ्री हैंड। फोर्स में क्या होता है ना कि पहले जो हम लाइन खींचते थे, पहले लाइन से हम जो भी ड्रॉ करते थे तो वो सारे सिंपल लाइन होते थे। सिंपल लाइन इन द सेंस चाहे वो सर्कल बनाए चाहे कुछ भी बनाए, तो उसमें एक बस हम सर्कल खींचते रहना है या फिर सीधा ऐसे लाइन करते रहना है, ऐसे लाइन करते रहना है। इस लाइन में कोई किसी तरह का प्रभाव नहीं होता था। लेकिन फोर्स में क्या करते हैं, इसी लाइन को खींचना है तो काफी स्पीड में हम खींचते हैं। यहां से यहां लाइन खींचना होगा तो काफी स्पीड में खींचते हैं। तो स्पीड से खींचने के बाद से क्या होता है
कि आपका एक हिस्सा यानी एक पार्ट डार्क दिखता है, दूसरा पार्ट लाइट दिखता है। इसी को फोर्स लाइन बोलते हैं। इसके हेल्प से हम बिना शेडिंग किए हुए ड्राइंग का लाइट, लाइट, डार्क सब कुछ दिखा सकते हैं। जैसे चलिए, जैसे मान के चले कि हमको एक लैंडस्केप बनाने हैं। ये सारे फोर्स लाइन में यूज हम कर रहे हैं। अब देखिएगा इसमें ध्यान से, लाइट का सोर्स आपको पता चल जाएगा कि लाइट का सोर्स इस डायरेक्शन से है। जैसे इस डायरेक्शन से लाइट का सोर्स किए तो यहाँ पे दिखेगा कि ये लाइन काफी हल्का है, यहाँ ये लाइन भी हल्का है, ठीक इसका अपोजिट लाइन सारे डार्क हैं। तो इस लाइन से ही हमको पता चल गया कि लाइट का डायरेक्शन क्या है, और यही फोर्स लाइन कहलाता है। फोर्स लाइन के हेल्प से हम कुछ भी बनाते हैं, कुछ भी एनिमल्स बनाए, प्लांट्स बनाए, सब कुछ बनाए, तो उसमें लाइट का इफेक्ट ऑटोमेटिक दिखना शुरू हो जाता है। यही फोर्स लाइन है। अगर इसी को हम सिंपल लाइन में हम करेंगे तो इस सिंपल लाइन ऐसे हो जाएगा। देखिए, सिंपल लाइन देखने में तो अच्छा लगेगा लेकिन फील नहीं होगा। तो फील कैसे होता है? तो फील होता है फोर्स लाइन के हेल्प से। फोर्स लाइन समझ गए। अब आप बारी आता है फ्री हैंड का। तो फ्री हैंड में क्या होता है ना कि पहले हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जब बनाते थे तो एक ज्योमेट्रिकल शेप ड्रॉ करते थे, और उस ज्योमेट्रिकल शेप ड्रॉ करने के बाद से हम किसी ऑब्जेक्ट को बनाते हैं। जैसे अगर एप्पल बनाने होते थे तो हमको सर्कल बनाने होते थे। अगर हमको मान के चलिए कोई बोतल बनाने हैं तो हमको ओवल बनाने पड़ते थे। बोतल यानी कि ऐसे ओवल किए, फिर यहाँ ओवल किए और आपस में मिलाएं, ये एक सिलेंडर शेप बन गया। अगर इसके ऊपर ढक्कन बना देंगे तो ये बोतल हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। या अगर यहाँ पे एक सर्कल बना दे और इसको ऐसे करके हम सीधा कर दिए तो ये एक बोतल हो जाएगा। मतलब ओवल के हेल्प से आप ये सारे ऑब्जेक्ट बनाते थे। या फिर जिस मतलब ज्योमेट्रिकल शेप हो गया, कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप हो गया, उस ज्योमेट्रिकल शेप के हेल्प से आप कोई भी ड्राइंग बनाते थे। लेकिन फ्री हैंड में क्या होता है ना कि आपको अब ज्योमेट्रिकल शेप कम बनाने हैं, जरूरत जहां पड़ेगा बस वहां बनाने हैं। अब आपको डायरेक्ट आपको ड्राइंग बनाने हैं, डायरेक्ट। तो ये क्या कहलाता है? ये हो जाता है फ्री हैंड। और फ्री हैंड किसके हेल्प से बनेगा? तो फोर्स लाइन के हेल्प से बनेगा। तो फोर्स लाइन समझ गए, फ्री हैंड समझ गए? यस सर। देखिए आप लोगों मतलब 3 चीज जो इंपॉर्टेंट बताया गया है, इस चीज को छोड़कर आप आगे बढ़िएगा। इससे आप प्रयास मतलब प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आपको ड्राइंग कोई नहीं सिखला सकता है, याद रखिएगा। एक है आपका लाइव स्पॉट ड्राइंग, देख देख कर किसी ऑब्जेक्ट को बनाना, जिसका हम वीडियो भेज चुके हैं ग्रुप में। कैसे किसी चीज को देख के हम बनाते हैं, कैसे मेजरमेंट लेते हैं, ये सब हम उस वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है। दूसरा है आपका पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव नहीं समझेंगे ड्राइंग नहीं बनेगा। तीसरा है आपका फोरग्राउंड, मिडिल ग्राउंड, बैकग्राउंड और फोर्स फ्री हैंड। ये सब एक ही में आते हैं। ये अगर आप नहीं बना पाए, फोर्स अगर नहीं आप समझ पाए, तो आपका ड्राइंग इफेक्टिव नहीं दिखेगा। बहुत अच्छा आप कर रहे हैं लेकिन आप ऐसा लगेगा कोई छोटा मोटा बच्चा किया है, या फिर वैसा लोग किया है जो तुरंत सीख रहा है, या फिर जो आर्टिस्ट मैच्योर नहीं है। अगर आप फोर्स कर लेते हैं, फोर्स ड्राइंग कर लेते हैं, पर्सपेक्टिव ड्राइंग अच्छा समझ जाते हैं और लाइव स्पॉट ड्राइंग करना शुरू कर देते हैं, तब आपका ड्राइंग काफी तेजी से इंप्रूव होगा। जो साल भर लग जाता है वो मात्र 1 से 1.5 महीने में हो जाएगा। सोचिए इतना ज्यादा स्पीड होता है इसमें। तो आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो साल भर भी आपके लिए बहुत कम है। अब देखिए जस्ट इसके आगे है वेदर स्टडी।
वेदर स्टडी बताएं? यस सर। यस। लगभग आपका सिलेबस अब खत्म हो जाएगा, तो इसलिए आप लोग कोशिश करें कि ड्राइंग पे प्रैक्टिस करें। नहीं करेंगे नहीं हो पाएगा, सिलेबस पूरा खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा कोर्स, अब कुछ नहीं आएगा। वेदर स्टडी में 4 तरह की ऋतुएं होती हैं। कौन कौन ऋतुएं होती हैं आप लोगों को पता है? अब बताए लो, कौन कौन ऋतुएं होती हैं जो जानता है? बताइए लोग, मेरी आवाज नहीं जा रही है क्या? सर बसंत ऋतु हाँ, और शीत ऋतु और वर्षा ऋतु, और मुझे याद नहीं है। अच्छा चलिए, एगो एक होता है समर, ठीक है, एक होता है विंटर। विंटर, एक होता है स्प्रिंग और एक होता है रेनिंग। एक और समर मतलब होता autumn। है ग्रीष्म, ठीक है। ये मुख्यतः 4 ऋतुएं ही होती हैं और भारत में लगभग 14 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं, अलग अलग राज्यों को मिला के, ठीक है। 6 ऋतुएं भी होती हैं, लेकिन मुख्यतः ये 4 ऋतुएं होती हैं। अब देखिए, एक होता है ग्रीष्म होता है और एक होता है शरद। शरद या जिसको ठंडा हम लोग बोलते हैं। स्प्रिंग मतलब होता है बसंत और रेनिंग मतलब होता है वर्षा ऋतु। अब ऋतुओं को आप समझिए, किस ऋतु के बाद से कौन से ऋतु आते हैं। तो अगर हम शुरुआत करें ग्रीष्म ऋतु से, तो ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? बहुत ज्यादा तापमान रहता है, तापमान के वजह से गर्मी ज्यादा पड़ती है और उसके हिसाब से लोगों का अलग अलग पहनावा होता है। यानी कि बहुत सारे लोग हल्के कॉटन का कपड़ा पहनते हैं, बहुत सारे लोग जो खेतों वगैरह में काम करते हैं वो गमछी वगैरह भी पहन लेते हैं, मतलब हल्के हल्के कपड़े पहनते हैं गर्मियों में। और कुछ लोग एसी के रूम में भी रहते हैं, मतलब गर्मियों से बचने के लिए। तो गर्मियों से बचने के लिए जो जो उपकरण यूज होते हैं वो इस ग्रीष्म काल के जब ड्राइंग बनाएंगे तो उसमें आप दिखा सकते हैं। तो बस यहाँ मौसम समझना है। तो एक ग्रीष्म होता है, ग्रीष्म काल, जिसमें तापमान बढ़ जाता है और यहाँ पे सूरज और पृथ्वी की दूरी बहुत कम हो जाती है। अब इसके आगे आता है विंटर। विंटर मतलब शरद, लेकिन विंटर सडनली नहीं आता है। इसके बाद आएगा रेनिंग सीजन। ठीक है, रेनिंग सीजन जो आता है, रेनिंग सीजन में वर्षा होने लगती है। ग्रीष्म के बाद तुरंत वर्षा ऋतु आ जाती है। वर्षा जब हो जाता है तो इसके बाद से आ जाता है तुम्हारा विंटर। विंटर यानी कि शरद ऋतु, ठंडा धीरे धीरे अब पड़ने लगता है। जैसे ठंडा समाप्त होने लगता है तैसे फिर आता है स्प्रिंग। ठीक है, स्प्रिंग यानी कि जिसमें न ज्यादा ठंडा लगता है न ज्यादा गर्मी लगता है। और इसी मौसम में जितने सारे पेड़ होते हैं, अधिकांशतः पेड़ अपने पत्तियों को छोड़ते हैं, तो इसको पतझड़ का भी मौसम बोलते हैं। इसमें नए नए पत्ते निकलते हैं। क्लाइमेट जो होता है वो न ज्यादा बहुत ज्यादा गर्म होता है न ज्यादा ठंडा होता है। इसी मौसम में बहुत लोग छुट्टियों मनाने के लिए बाहर या फिर जहां भी जाना होता है इसी मौसम में जाते हैं। फिर ये चक्र चलता है। फिर स्प्रिंग सीजन के बाद से फिर ग्रीष्म काल आ जाता है। ग्रीष्म काल के बाद से रेनिंग सीजन आ जाते हैं। रेनिंग सीजन के बाद से आता है विंटर और विंटर के बाद से फिर आ जाता है आपका स्प्रिंग सीजन। और ये चक्र हमेशा चलते रहता है।
तो फिर से समझेंगे, ग्रीष्म काल में इसमें तापमान बहुत ज्यादा होता है। रेनिंग सीजन, रेनिंग में क्या होता है ना कि तापमान यहाँ पे औसतन रहता है, हवा में बहुत ज्यादा नमी होता है, चारों ओर पानी ही पानी दिखता है। ठीक है। मौसम में कभी कभी धूप नहीं होता है, कभी धूप होता है। विंटर सीजन में क्या होता है ना कि हर जगह कुहासे रहते हैं। ठीक है, जिसको कोहरा हम लोग बोलते हैं, हर जगह कुहासे हो सकते हैं। धूप जो निकलता है वो दोपहर में ही निकलता है और सुबह शाम धूप की कमी रहती है, टेम्परेचर कम रहता है, क्योंकि इस टाइम सूरज और पृथ्वी की दूरी ज्यादा बढ़ जाती है। ये आप लोग समझते हैं ना, सूरज और पृथ्वी की दूरी कैसे बढ़ जाती है? यहां आप समझेंगे, ये सन हो जाता है। ठीक है, और सन के चारों ओर क्या करती है ना पृथ्वी, चक्कर काटती है ऐसे। तो आप देखेंगे कि यहां से यहां तक डिस्टेंस बढ़ गया और फिर यहां से डिस्टेंस कम हो गया। तो इस डायरेक्शन में जब आना शुरू होता है तो इसमें गर्मी बढ़ जाता है, और फिर इस डायरेक्शन में जब जाता है तो गर्मी कम हो जाता है। तो जैसे ठंडा का मौसम मतलब अब खत्म होने वाला रहता है, मान के चले कि यहाँ ठंडा का मौसम प्रचुर मात्रा में यहाँ ठंडा हो रहा है। अब जैसे पृथ्वी घूमते 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 इधर आ रही है, तो अब ये ठंडा इसका कम होगा और इधर गर्मी है, तो दोनों का जो मिक्स, जो बीच का जो स्पेस है, ये हो जाता है स्प्रिंग। तो पृथ्वी होता है सूरज का एक बार परिक्रमा करने में 365 दिन लगाती है, याद रखिएगा। और अपने धुरी पे घूमने में कितना टाइम लगाती है? तो 24 घंटा लगाती है। समझिए, अपनी धुरी पे घूमते 24 घंटा मतलब में एक बार घूमती है, तो घूमते घूमते पूरा सूरज का चक्कर काटने में इसको लगता है 365 दिन। इसीलिए 365 दिन में इतने सारे क्लाइमेट चेंज हो जाते हैं। अब याद रखिएगा, ये सारे क्लाइमेट सिर्फ भारत के लिए हैं, या भारत के आसपास जितने देश हो सकते हैं उनके लिए है। ये सभी देश का अलग अलग क्लाइमेट होता है। तो अगर ग्रीष्म काल के लिए अगर कोई ड्राइंग बनाने होते हैं तो उसमें हम क्या बना सकते हैं? कुछ अगर गांव का सीन बनाना है तो इसमें हम बना सकते हैं कि कोई पेड़ है, पेड़ के आसपास कुछ घर है, पेड़ के नीचे कुछ लोग बैठे हुए हैं पेड़ की छांव में। अगर घर दिखाना है तो घर के ऊपर कपड़े रखे गए हैं सूखने के लिए। घर के अंदर का सीन दिखाना होगा तो घर के अंदर मतलब पंखा चल रहा है, लोग गर्मी से त्रस्त हैं, लोग छोटे हैंड फैन को चला रहे हैं, मतलब वहां पे गर्मी का इफेक्ट दिखाना है। ठीक है, अगर कोई बाहर निकला है तो वो छाता लिए हुए है, जिससे वो धूप उसको डायरेक्ट नहीं दिख रहा है। अब उसी तरह रेनिंग सीजन में आता है, तो रेनिंग सीजन में क्या दिखलाएंगे? तो क्लाइमेट दिखलाएंगे, काफी ज्यादा डार्क है, रोशनी बहुत कम है। और अगर सड़क का सीन दिखलाएंगे तो सड़कों में क्या होता है, जो गाड़ियां चलती हैं उसका हेडलाइट जल रहा है, सड़कों के नीचे पूरे पानी लगे हुए हैं, पानी में हर किसी ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन दिख रहा है, उसका मतलब प्रतिछाया, प्रतिबिंब दिख रहा है। लोग बरसात से बचने के लिए बरसाती पहने हुए हैं, छाते लिए हुए हैं। ये क्लाइमेट हम दिखा सकते हैं, तभी पता चलेगा कि ये बरसात का मौसम है। विंटर सीजन में क्या होता है कि लोग ऊनी वस्त्र पहनेंगे। ठीक है, कुहासे छाए रहेंगे चारों ओर, सनलाइट बहुत कम होगा, हर चीज मतलब पे जैसे ऊनी वस्त्र पहने रहेंगे, लोग अलाव जलाकर यानी आग जलाकर सेकते रहेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा विंटर सीजन। स्प्रिंग सीजन में क्या होता है ना, कुछ लोग ऊनी वस्त्र पहने रहेंगे, कुछ लोग मोटे कपड़े पहने रहेंगे और कुछ लोग नहीं पहने रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोगों का प्रवृत्ति होता है कि किसी किसी को बहुत ज्यादा ठंडा लगता है और किसी किसी को ठंडा समझ में ही नहीं आता है। तो जिसको ठंडा समझ में नहीं आता है उसको ज्यादा गर्मी लगता है, और जिसको मतलब ठंडा ज्यादा समझ में आता है उसको गर्मी कम लगता है। या फिर आप देखे होंगे किसी किसी को गर्मी भी बहुत ज्यादा लगता है और ठंडा भी बहुत ज्यादा लगता है। तो इस मौसम में जो ठंडे प्रवृत्ति के होंगे वो स्वेटर पहनेंगे, जो गर्म प्रवृत्ति के होंगे वो स्वेटर नहीं पहनेंगे। तो दोनों तरह के लोग इसमें आपको दिखेंगे। इस टाइम में क्या होता है ना कि लाइट एक सीमित अवस्था में होता है, ना ज्यादा कड़क धूप होती है ना ज्यादा हल्का धूप होता है, और चारों ओर पत्तियां नए नए निकली रहती हैं। पत्तियां मतलब नया नया, जैसे पेड़ वगैरह जो भी होगा उस काफी ग्रीनिश वगैरह दिखता है। आप लोग एक चीज देखे होंगे, घर में अगर तुलसी वगैरह हो गया तो जैसे ठंडा काफी ज्यादा पड़ता है तो सारी पत्तियां झड़ जाती हैं। वही मौसम होता है पत्तियों का झड़ने का, ठंडा के जस्ट बाद। तो ये हो जाता है क्लाइमेट। तो हम क्लाइमेट पे कुछ ड्राइंग भी भेज देते हैं। क्लाइमेट
का जब भी आप लोग ड्राइंग बनाएंगे तो क्लाइमेट से रिलेटेड उस पे ऑब्जेक्ट जरूर बनाएंगे, तभी वो समझ में आएगा कि हाँ ये ठंडे का मौसम है, ये गर्मी का मौसम है। नहीं तो किसी तरह व्यक्ति को बना देंगे और बोल देंगे कि ये गर्मी का मौसम है, ये ठंडा का मौसम है, तो वैसे नहीं चलेगा। तो बस क्लाइमेट में बस यही है, वेदर स्टडी में बस यही समझना है कि मौसम कैसे होते हैं और उसमें क्या क्या हम लोग वेयर करते हैं, क्या क्या पहनते हैं। अब जैसे इसके बाद आता है माउंट और क्लाउड। तो माउंट और क्लाउड अगले क्लास में हम बताएंगे। आप लोग को हम वर्क समझा रहे हैं क्या क्या आप लोग करना है। तो सबसे पहले करना है लाइव स्पॉट ड्राइंग, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को देख देख कर बनाने हैं और काफी रियलिस्टिक बनाना है। ऐसा नहीं कि छोटा मोटा कुछ भी बना के भेज दिए, वैसे अब काम नहीं चलेगा। अगर ये आप लोग नहीं वर्क कीजिएगा तो अगले क्लास में भी वही चलेगा, पर्सपेक्टिव ही चलेगा। इस रिलेटेड ड्राइंग हम सामने रख के बना के दिखाएंगे, लेकिन यही चलेगा, आगे हम अभी नहीं बनाएंगे। उसके बाद आता है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव में बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं जिसको बनाया जा सकता है। नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग वर्क मांगिए, वर्क नहीं मांगेंगे तो हम भी समझेंगे कि आप लोग वर्क नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आएगा आपका फोरग्राउंड, मिडिल ग्राउंड, बैकग्राउंड। तो जितने भी सारे आप लैंडस्केप बना रहे हैं, चाहे कुछ भी बना रहे हैं, ये सारे में फोरग्राउंड, मिडिल ग्राउंड और बैकग्राउंड आते हैं। तो अभी क्या करना है ना, कुछ कुछ ऑब्जेक्ट रख देने हैं। जैसे एक पेंसिल हम लिए, एक और पेंसिल लिए, एक और पेंसिल लिए। अब इस पेंसिल की जगह कुछ ही आप पॉट रख सकते हैं, चाहे जो भी आपके घर में ऑब्जेक्ट है वो रख सकते हैं, और उसको एक डायरेक्शन से बनाएंगे। जैसे इधर से बनाएंगे तो सबसे पहले ये बनेगा, फिर जगह बचेगा तो ये बनेगा, फिर जगह बचेगा तो ये बनेगा। ऐसे आप बनाएंगे। फिर सारे ड्राइंग जो बनेंगे वो सारे फोर्स में बनेंगे। तो कोशिश करेंगे फोर्स में बनाने के लिए, भले गड़बड़ हो चाहे कुछ हो। आई लेवल के लिए आपके लिए क्या होगा, तो जहां पे आप बैठे हैं जस्ट उसके नीचे आप देखिएगा तो आपको दिखेगा नीचे का जो ऑब्जेक्ट है वो बिलो द आई लेवल हो जाएगा, आपके सामने का जो भी ऑब्जेक्ट है वो आई लेवल हो जाएगा, और आपके ऊपर यानी रूफ की तरफ जो भी ऑब्जेक्ट है ये एबोव आई लेवल हो जाएगा। और सडनली पूरा ऊपर की आप देखेंगे, आसमान की तरफ देखेंगे तो वो हो जाएगा वार्म व्यू, और एकदम नीचे की तरफ देखेंगे, धरती की तरफ देखेंगे तो ये हो जाएगा बर्ड आई व्यू। तो चलिए ये हो गया, और लास्ट में आता है फिर से वेदर स्टडी। तो वेदर स्टडी में वही चीज करना है, जो भी आप बनाएंगे इसमें आपका इफेक्ट देना होगा, लेकिन आप इस पे अभी वर्क नहीं करेंगे। वेदर स्टडी में सिर्फ जानकारी के लिए है। वेदर स्टडी तब समझ में आएगा जब 16 और 17 नंबर चैप्टर है। एक है माउंट क्लाउड यानी कि पहाड़ और बादल, और उसके जस्ट बाद है लैंडस्केप सी स्केप यानी भू चित्रण और जल चित्रण, यानी कि जिसमें जमीन की मात्रा ज्यादा होती है वो लैंडस्केप कहलाता है, और जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है वो सी स्केप कहलाता है। और दोनों को बोलते हैं सीनरी, जिसको दृश्य बोलते हैं, जिसको देखा जा सके, जो काफी अच्छा फील हो। तो इतना जो चीज समझा है इसमें समझ में आया है कि नहीं समझ में आया? उतना नहीं समझ में। क्या क्या टर्म नहीं समझ में आया है? वो ये जो अभी बोले, बोलिए, और लोग भी बोले। वेदर स्टडी, वेदर स्टडी में हो गया मौसम के बारे में जानकारी लेना। तो मौसम के बारे में जानना है, गर्मी के बारे में जानना है। इसमें अभी ड्राइंग बनाना नहीं है, सिर्फ समझना है। अच्छा, गर्मी के मौसम में क्या क्या हम लोग पहनते हैं, क्या क्या हम लोग गर्मी से बचने के लिए करते हैं, बस ये समझना है। और ड्राइंग जब भी बनाएंगे तो उसमें वो सब चीज दिखाना होगा। उसी तरह विंटर यानी शरद में हम लोग क्या क्या पहनते हैं, शरद से बचने के लिए क्या क्या करते हैं उसको समझना है। बसंत में क्या क्या पहनते हैं, क्या क्या बचने के लिए करते हैं उसको देखना है। वर्षा में भी वही कंडीशन। और इसके साथ साथ सभी का ये भी देखना है कि आसपास के ऑब्जेक्ट जो होंगे, जैसे जानवर हो गए, जैसे पेड़ पौधे हो गए, इनमें क्या परिवर्तन होता है और धूप में क्या परिवर्तन होता है, इस सबको ध्यान में रखना है। बस यही स्टडी करना है। अच्छा, इसके अलावा बताइए लोग। इसके अलावा प्राची तुम बोलो, कृतिका, साक्षी तुम लेट से ज्वाइन हुए हो। यस सर। सर मेरे को समझ में आ गया। कृतिका तुम बोलो।
समझ में आ सर, गया तुमको? ये सवेदा वाला समझ में आ गया। प्राची तुम बोलो। यस सर, समझ में आ गया। चलो, और कोई है जिसको समझ में नहीं आया है? अब इस पे हम वर्क देंगे, कोशिश करेगा लोग सबको ही वर्क करने के लिए। और जो पूरा वीडियो नहीं देखा है इसका हम लिंक भेज देते हैं, उस वहां पे आप लोग देख लीजिएगा।